ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आप एग्जाम्पल का प्रयोग करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर साइंस में जो पूछा उतना ही प्रयोग करें। देखो अगर वो केवल पूछ रहा है कि अंतर बताएं, तो अंतर में आपको एग्जाम्पल का अगर वहाँ लग रहा है कि इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हो सकते हैं तो प्रस्तुत करें। यहाँ पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। सभी जगह पर रेडिकल ना हो जाए, मतलब वन साइज ऑल फिट ना बनाए, ठीक है। हमें याद रखना है कि जिसका जैसा साइज उसी के अनुसार फिट बात करें, मतलब कि जो जैसा प्रश्न पूछेगा उसी के अनुसार। अगर मैं एग्जाम्पल मांग रहा है कि गिव ए सूटेबल एग्जाम्पल, मतलब एक उचित उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करें, तो अगर आपको पूछा गया है तो आप आंसर करें। लग रहा है कि यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न है जिसमें हम उदाहरण डाल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है। अगर उदाहरण के साथ में आप किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हो तो वहाँ पर प्रश्न के जो चेक करने वाला उसकी मनोवृत्ति बढ़िया बन जाती है कि इस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर है। उदाहरण अगर आप प्रस्तुत कर रहे हो तो, और उदाहरण में भी अगर आपने तथ्य प्रस्तुत कर दिए, फैक्ट प्रस्तुत कर दिए कि ऐसा ऐसा हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस, तो फिर तो मजा आ जाएगा, वो आपको नंबर आधा नंबर बढ़ा के देगा। ठीक, हाँ किस इस वाले प्रश्न का, हाँ बिल्कुल हो सकता है। परिस्थितियाँ कोई भी आपको लग रहा है एक ही परिस्थिति से कई लोग अलग सीख ले सकते हैं ना। मैं कहूँ अब बढ़िया आपके लिए अच्छी मोरलिटी सिखा दूँ थोड़ा सा आपको, है ना। ठीक है भाई, ये बोतल यहाँ तक भरी हुई है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो डायलॉग बहुत पहले सुना हुआ है, काहे बिना वजह बता रहे हो। ये एक पेज है, ठीक है भाई। क्या गलत लिख दिया क्या? मेरी इतनी आलोचना ना करें ना, ठीक है। अब इसको देख करके आपके मन में क्या आ रहा है? बॉटल है। अब क्या क्या पानी क्या है? आधा भरा है, आधा खाली है। एक ही चीज, परिस्थिति एक ही है, विचार दो हो गए। एक कहेगा कि आधा भरा है, एक कहेगा आधा खाली है। परिस्थिति एक, प्रेरणा आपने दूसरे ली। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच झलक रही है। पॉजिटिव क्या है? बोतल आधी भरी हुई है, ये पॉजिटिव अप्रोच है कि आधी तो भरी है। और नेगेटिव अप्रोच क्या हो गई? बोतल आधी खाली है, ये नेगेटिव अप्रोच हो गई। परिस्थिति एक, सॉल्यूशन दो। ये क्या है ना? ये पेज है, इसमें क्या हो गया? एक डॉट है, ठीक है, एक बिंदु है। तो आप कहोगे कि एक बिंदु है, कोई कहेगा कि कचरा कर डाला, है ना। कोई हो सकता है कहेगा कि पता नहीं क्या बना डाला, कोई इसको बोलेगा कि गोला है, कोई बोलेगा फुटबॉल की गेंद है, कुछ भी हो सकता है। एक ही परिस्थिति के कई सारे विचार हो सकते हैं, जिसमें जैन धर्म में हम लोग पढ़ते हैं शादवाद, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर आपने जैन धर्म की कहानी सुनी है अंधों का हाथी? जिन्होंने नहीं सुनी, सुना है? एथिक्स में आएगी, एथिक्स में आएगी। अंधों का हाथी एक शायद एक बार पूछा भी गया था, शादवाद क्या है। देखो क्या था, आदमी पे मत जाओ यार, सिचुएशन पे जाओ, आदमी नहीं पूछेंगे, है ना। देखो क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी पे जाया करो। एक बार मतलब जैन धर्म ने व्याख्या करी है कि सत्य क्या है। सत्य के बारे में बहस चलती रहती है कि सत्य क्या है ना, सभी धर्मों में चलती है। तो कि सत्य क्या है, तो इसमें शायद महावीर जैन थे या फिर शायद ऋषभदेव कोई भी थे, पर उनका ये मानना है कि सत्य क्या है, पूर्ण है अपने आप में। यही अभी जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक, वो भी ये मानते हैं कि सत्य क्या है, पूर्ण, ईश्वर पूर्ण है। मतलब है ना, सभी धर्मों में लगभग यही बात निकलती है। और सत्य तक पहुंचना क्या है, मुश्किल है। तो जैन धर्म कहता है यहाँ पर शादवाद में कि आपने जो देखा वो आपकी दृष्टि से सत्य हो सकता है, पर क्या पता कि वो पूरी तरीके से सत्य ना हो। यानी कि यहाँ पर लोगों का सत्य देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, ये वो कहते हैं। जैसे कि सत्य को किसी ने किस रूप में देखा, किसी ने किस रूप में देखा। जैसे हम लोग भगवान किस रूप में देखते हैं, कि भगवान को किस रूप में देखते हैं, कोई सकारात्मक, कोई निर्गुण, कोई सगुण, इन सब के रूप में हम लोग सत्य को देखते हैं। अब जैन धर्म में क्या है, वो कहते हैं कि सत्य का आपने जो देखा हो वो केवल एक पहलू है, जो दूसरा पहलू है वो शायद आपने ना देखा हो। जैसे सत्य को ही आप लोगों ने अलग अलग रूप में डिफाइन किया हो।
क्या होता है, वो कहते हैं कि जैसे एक हाथी है, अब 5 अंधे को ले आए हम लोग, 5 अंधे लोग जो कि नेत्रहीन थे, वो आए, उनको हाथी को स्पर्श करवाया, एक व्यक्ति को पकड़वाया हाथी का पैर, है ना, एक व्यक्ति को पकड़वाई हाथी की पूंछ, एक व्यक्ति को पकड़वाया हाथी का पेट, और एक व्यक्ति ने पकड़ा हाथी का सूंड, और एक व्यक्ति ने पकड़ा हाथी के कान। ठीक है, 5 अलग अलग, 5 अंधे थे। अब उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा लगता है आपको, तो एक व्यक्ति ने पहले जिसने हाथी का पैर पकड़ा था, अंधा था क्योंकि जन्मजात अंधा था, तो उसने हाथी कभी नहीं देखा था, तो उससे पूछा कि हाथी कैसा है, तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा था तो उसने टच करके बोला कि हाथी खंबे जैसा है। क्या बंदा झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है ना, जितना उसको पता है। दूसरे से पूछा कि जिसने पूंछ पकड़ी थी कि हाथी कैसा है, उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा है। ठीक है, वो क्या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पूंछ ही पकड़ी है। तीसरा व्यक्ति जिसने सूंड पकड़ी थी कि हाथी कैसा है, तो उसने कहा कि हाथी सांप के जैसा है, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं। फिर जिस व्यक्ति ने पेट पकड़ा, उससे पूछा कि हाथी कैसा है, उसने कहा हाथी दीवार के जैसा है, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? उसको पेट बड़ा सा लगा दीवार के बराबर। जिसने कान पकड़े कि हाथी कैसा है, कि हाथी कोई पंखे जैसा है, मतलब वो जो रहता है हाथ का पंखा उसके जैसा है, ये सूप के जैसा है, उसके कान उसको सूप के जैसे लगे, कि हाथी सूप के जैसा है। क्या वो सारे झूठ बोल रहे थे? पर क्या वो सारे ही सच बोल रहे थे? सबका अपना अपना एक सच था और सबका अपना अपना एक झूठ तो नहीं था, झूठ था, आधा झूठ था। कि जिसने बोला कि हाथी सांप के जैसा है, तो वो आपको पता है कि हाथी झूठ बोल रहा है बंदा, हाथी सांप के जैसा थोड़ी है। अब जिसने हाथी को देखा था उसको तो पता है ना हाथी कैसा है। इसी आधार पर उन्होंने समझाया शायदवाद में कि देखो भाई, अनेकांतवाद भी इसको हम कहते हैं कि एक सत्य को देखने के अलग अलग मत हो सकते हैं। जो व्यक्ति सत्य तक जितना पहुंचा उसको उतनी जानकारी, हो सकता है सत्य इससे भी परे हो, ये जैन धर्म कहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर पूरा सत्य तक अभी तक शायद कोई नहीं पहुंचा हो, सत्य के हम कुछ ही पहलुओं को देख रहे हो सकता है सत्य कुछ अलग हो, यानी ईश्वर जिसको हम देखते हैं वो भी कुछ अलग हो, यहाँ पर ये कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? तो ये कहता है कि इसमें बहस करने का समय नहीं है, हम तो कल्याण की बात करें। यही बौद्ध धर्म कहता है। बुद्ध तो इस मामले में चुप ही थे, ईश्वर है या नहीं उस मामले में चुप रहे, वो कहता है कि कर्म करो, कर्म पे फोकस करो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर उसको कहते हैं। फिर ये बात अलग है कि उसकी आलोचना होती है जैन धर्म की, वो कहते हैं कि ये तो पागलों का आलाप है, मूर्खों का आलाप है। मूर्खों का आलाप मतलब कि जैसे पागल खाने में के लोग अपने अपने वो करते रहते हैं ना काम, पागल लोग मतलब जो मेंटली डिसेबल होते हैं। तो वैसे ही कि आपको कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि सत्य क्या है, अलग अलग बता रहे हो अनेकांतवाद में। तो ये आलोचना अलग है, पर बात वो कह रहे हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सत्य से हम लोग शायद ना पहुंचे। ठीक है, हमने स्टोरी कहाँ से शुरू करी थी? जैन धर्म से। पर ये बताओ मैं समझाना क्या चाह रहा था आपसे? हाँ, मानववर्ती का ना, किसी घटना को देखने का नजरिया क्या, नजरिया विकसित करना चाह रहा था। अब आप लोगों का कर दूं विकसित। ठीक है, तो इस घटना को आपने अलग अलग देखा। अब ये बोतल क्या है, पूरी भर गई है। ठीक है भाई, अब मैं बाहर कहीं जग लाऊं और जग से इसमें पानी भरूं, तो क्या ये फुल भरी हुई बोतल में पानी और भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता है। अगर मुझे भरना है तो क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा ना, इसको खाली करना पड़ेगा, यहाँ से खाली करना पड़ेगा। अब ये पेज है, इसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है ना, ठीक है, और ये पूरा एकदम इसको काला किया हुआ है, पूरा एकदम इसमें रंग डाला है इसको, बहुत कुछ। अब अगर मैं इसमें कुछ और लिखूंगा तो क्या स्पष्ट दिख पाएगा? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे इरेज करना पड़ेगा ना, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसमें लिख पाऊंगा। अब ये मेरा जवाब है कटु सत्य उन ज्ञानियों के लिए जो घर से एक भरी हुई बोतल की तरह आते हैं या भरे हुए पेज की तरह आते हैं, जो आकर के क्लास में बैठ जाते हैं और सीखते कुछ नहीं है, ना कुछ बोलते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही हूँ, मैं नहीं तो कौन बे, है ना। तो वो उनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है। तो उनसे मैं कहना कि जब भी आए आप क्लास में, अपने दिमाग रूपी जग को थोड़ा, अपनी दिमाग रूपी बोतल को थोड़ा खाली करके आए। मतलब ये अप्रोच लेकर आए कि मुझे आता है, बिल्कुल आपको आता है, पर मैं कुछ और नया सीखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये सोच के लेकर आए। अपने दिमाग रूपी पेज को थोड़ा इरेज करके आए कि आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, पर उसमें कुछ नया इनपुट्स हो जाए तो और कितनी अच्छी बात रहेगी। हो सकता है वो कुछ एक शब्द का इनपुट्स आपकी
पता नहीं कहाँ काम आ जाए और आप जिस पद के लिए जाना चाहते हैं वो पद आपको मिल जाए। तो अपने आप को जीरो मान के आए। जीरो तो आपकी पढ़ाई को कोई रोक थोड़ी रहा है कि मैं इरेज कर दे रहा हूँ या कोई और टीचर इरेज कर दे रहे हैं। बस आप क्लास में आए तो इस अप्रोच के साथ आए कि आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे कुछ नया जानना है, मुझे आता है पर मुझे उसमें और जानना है। ठीक है। और यही बात विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में एक्सपर्टीज बनो, जो आपको आता है उसको और मजबूत करो। ठीक है भाई। तो अपने दिमाग रूपी पेज को क्या करेंगे, इरेज करके आएंगे। अब मेरी बातों को जिनको बुरा लगे तो लगे, मन में मान लेना, मन मन में मुझे गालियां भी देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कोई प्रश्न? आज कैसी स्टडी है, अगला प्रश्न है। हाँ, अभी प्रश्न की बौछार हो रही है, तो आप जो भी आपको लग रहा है कि प्रश्न आ रहे हैं तो बताएं चलें। भले केस स्टडी हम कल कर लेंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके केस स्टडी समझ में आएगी, नहीं तो केस स्टडी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी यूपी एथिक्स में आप लोगों के प्रश्न हैं, देख लो एक बार, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, पूछ लो। हाँ, आप बताएं। हाँ। बिल्कुल। अब देखिए, आपने उसमें कंडीशन रखी ओल्ड विडो लेडी है, तो यहाँ पर एक तो वो ओल्ड है, उसके लिए सरकार के लिए एक अन्य योजनाएं हैं। अगर वो उसके लिए पात्र नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, विडो के लिए भी एक अलग से योजनाएं होती है सरकार के द्वारा। तो अगर कानून कहता है कि उसको मिलना चाहिए, तो पहले उस प्रक्रिया पे जाइए कि क्या ये आधार कार्ड के लिए एलिजिबल है, या फिर इनको पीएम आवास के लिए जो आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड प्रक्रिया में ये या तो छूट गई है, या क्या ये कानूनी रूप से ये उसमें शामिल हो सकती है। पहले कानून पे रखेंगे उसको, सबसे पहले कानून रखेंगे सामने। कानून के अनुसार उनके लिए आप जो कार्यवाही कर रहे हो वो क्या न्याय संगत है, कानून संगत है, तो आप करिए। लीगल है कि नहीं, लीगल को ध्यान में रखें। अब वो प्रक्रिया करवाइए कि अगर वो उनका आधार कार्ड बन सकता है या पीएम आवास में उनका नाम आ सकता है, तो पहले वो करवाइए कानूनी रूप से, गैर कानूनी नहीं। फिर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो आप मना कर दीजिए। पर उसके लिए, क्योंकि वो ओल्ड भी है, विडो भी है, उसके लिए और प्रयास है। अब आप यहाँ पर आपका इथिक्स काम आता है, वहाँ पर आपका कोड ऑफ कंडक्ट था, अब यहाँ पर आपका कोड ऑफ इथिक्स काम आएगा। उस ओल्ड विडो लेडी के लिए आप और प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर पर, कि वहाँ उस विधवा के लिए कोई और प्रयास है क्या, सरकार के प्रशासन के द्वारा कोई और मदद है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं, और सामाजिक स्तर पर क्या अपने प्रयास से आप उसके लिए कुछ करवा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। आप सोशल इन्फ्लुएंसर बनोगे। मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण देखा था पी नरहरि जी का, इंदौर में। वो जब रात में चौपाल लगाते थे, मतलब गांव-गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के समस्याएं सुनते थे। एक बच्चा कह रहा था कि मुझे पढ़ना है सर, मेरे पास पैसे नहीं है, पर है ना, माँ बाप नहीं रहे और मुझे पढ़ना चाहता हूँ। तो अब नरहरि जी क्या है कि ऐसा कोई स्कीम तो था नहीं उस समय पे कि उस बच्चे को पढ़ाएं। तो नरहरि जी ने क्या कहा, वो जो सभी लोग थे समाज के, उनसे बोला कि बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? कि बिल्कुल करनी चाहिए। तो कौन करेगा मदद? कि हम करेंगे मिल करके। तो वो अपनी जेब से खुद अपनी सैलरी से कुछ पैसे देते हैं। अब वो उनसे प्रेरित हुए लोग, जो जनप्रतिनिधि उनके साथ थे, कुछ जनप्रतिनिधियों ने पैसे दिए, मतलब जो एमएलए लोकल के नेता, कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ समाज के लोगों ने दिए, और उस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी। तो आप एक प्रयास ये भी कर सकते हो। कानूनन रूप से आपको कानून पहले प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि आप कानून को लागू करवाने वाले सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। पहली जिम्मेदारी आपकी, आप कानून लागू करवाएं, फिर देखें कि एथिक्स की दृष्टि से उसके लिए क्या किया जा सकता है। यही केस स्टडी है। ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल एथिकल कंसर्न है। आपके सामने समस्याएं हैं कि बेचारी परेशान है, विधवा है, बूढ़ी है, और दूसरी तरफ आपको पता भी है कि कानून के अनुसार इसको योजना का लाभ मिल नहीं सकता। कंसर्न है यहाँ पर। एक तरफ तो आपकी मानवता की बात आ रही है, और एक तरफ आपका बात आ रहा है आपका जो वैल्यूज, आपका जो सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी आपकी संस्था के प्रति, वो भी है। तो दो मूल्यों में से एक को आपको चुनना पड़ रहा है। यही एथिकल चिंता है, और अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आपका एथिकल डायलेमा आ जाएगा। ठीक है, ओके। और बताएं, और कोई टॉपिक? आदर्श प्रशासनिक व्यवस्थाएं लोक सेवा के, आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं, लोक सेवा के प्रति समर्पण की अभिक्षमता
सुनिश्चित करती है। अब देखो 3 चीज आ रही है इसमें। पहला क्या बोला आपने? आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं। किसी के मन में ऐसा तो भाव नहीं है कि प्रश्न उनका है तो मैं ना सुनूं। कई लोगों का ऐसा होता है कि प्रश्न उन्होंने पूछा मैं तो ध्यान न दूं। भाई तेरे लिए भी आ सकता है ये, बहनों तुम्हारे लिए भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या बताया था आपने? हाँ, समर्पण की अभिक्षमता। एक तो मिटता नहीं है ना, समर्पण की अभिक्षमता। और बताएं, और एक और बताया था ना आपने, आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं, लोक सेवा के प्रति समर्पण की, लोक सेवा और अभिक्षमता। पहले तो ये बताओ, ये तीनों वर्ड क्लियर है सभी को? आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं, पहला नहीं आ रहा है समझ में? पहला है आदर्श प्रशासनिक अपेक्षा का मतलब यहां पर ये है कि एक उम्मीद लगाई जा सकती है। या फिर सबसे बढ़िया सिलेबस है सभी के पास? सिलेबस में सीसेट वाला देखो, सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, सबसे लास्ट वाला, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा होगा कक्षा 10वीं तक का स्तर जिसमें विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहा है, या फिर कहीं एक और जगह आपको दिखने को मिलेगा सिलेबस में, ये मिलेगा कि, या यूपीएससी का देखोगे तो उसमें लिखेगा नीचे नीचे पॉइंट, जो एक सामान्य व्यक्ति से, प्रीलिम्स का सिलेबस देखो यूपीएससी वाले, इसमें प्रीलिम्स का देखो वो जीएस वाला कुछ लिखा हुआ है नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, क्या लिखा हुआ है? जनरल इश्यूज ऑन, ये हो गया ठीक है, डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और वो कह रहा है जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। एक और जगह पे लिखा होगा कुछ और, चलो नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, समझो। कहने का मतलब ये है, आपके सिलेबस में ही आपसे उम्मीद लगाई जाती है कि आदर्श प्रशासनिक अपेक्षा मतलब एक लोक सेवक में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक लोक सेवक में क्या क्या गुण होने चाहिए, लेकिन वो कैसे? आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कि हम बात करेंगे यहाँ पर आइडियोलॉजी के बेस पर। ठीक है, आदर्श मतलब आइडियलिस्टिक बात करेंगे कि व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। जैसे हम लोग चुनाव करते हैं ना, चुनाव करवाते हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, आपका नेता कैसा हो, है ना? फिर वो कहता है कि हमारा नेता ऐसा हो जिसके अंदर संघर्षशील, जुझारू, कभी मैदान में नहीं उतरा होगा पर जुझारू है, संघर्षशील है ना, ईमानदार है, ईमानदार है ना, इसके अलावा है ना सहानुभूति रखने वाला, ऐसे उसकी सम्मान में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो ये आदर्शवादी बातें हैं उसके लिए। अब अगर कोई इसका उल्टा लिखेगा क्या कि करप्ट नेता हो, है ना, एकदम जुझारू तो छोड़ो, झगड़ालू हो, हमारा नेता कैसा हो, पैसे खाता हो, झूठेला हो, ऐसे सारी, ये इसका नेगेटिव। तो एक आदर्श रूप से एक प्रशासनिक जीवन में एक लोक सेवक से ये अपेक्षाएं की जाती है कि एक लोक सेवक अपने प्रशासनिक जीवन में इंटीग्रिटी का परिचय देगा, सत्यनिष्ठ होगा, समानुभूति होगी, टॉलरेंस उसके अंदर होगा, है ना, दया भाव या कंपैशन उसका रहेगा, वीकर सेक्शन के प्रति जनरली उसको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी क्योंकि हम उनके लिए कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। अमीर आदमी सक्षम है, गरीब के लिए हमें उस अप्रोच के साथ में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होनी चाहिए, उसको भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि मुद्दों को समझ सके, टेक्निकल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो ये जो अपेक्षाएं हैं जो कि एक लोक सेवक से आदर्श रूप में की जा सकती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर ये सब व्यक्ति के अंदर है तो जो लोक सेवक है वो क्या रहेगा? लोक सेवा के प्रति समर्पित रहेगा। और ये अभिक्षमता की बात है। अभिक्षमता मतलब मैंने बताया था कि भविष्य के लिए भी वो तैयार रहे। जैसे मैं कहूँ कि आप में से हो सकता है कई सारे ह्यूमैनिटीज के जानकार होंगे, आपका हो सकता है आर्ट साइड के होंगे, पर आर्ट साइड हो जाना है आपका काफ़ी नहीं है। आपको अगर यूपीएससी या एमपीपीएससी आपको करना है तो आपको कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज भी आनी ही पड़ेगी। भले आपने कभी बीटेक नहीं किया हो, कभी आपने कॉमर्स नहीं किया हो, फिर भी आपको आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जानकार होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पल पल जरूरत पड़ेगी। कल को चैटबॉट संबंधी कोई मुद्दा आ गया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चैटबॉट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्निक। तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए कि भविष्य में
क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्निक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ऑटोमेशन का युग, या फिर हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी, ये सब क्या है, इनके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। ऐसी क्षमता आप में विकसित करना ही अभी क्षमता है। मतलब भविष्य की समस्याओं को देखते हुए वर्तमान की कैपेसिटी इतनी बिल्ड कर दो कि फ्यूचर में भी उस समस्या को सामना कर सके। तो ऐसी उम्मीद इस सेवा के लिए इस कैपेसिटी के अनुसार होनी चाहिए, ये उम्मीद आपसे की जाती है। समझ पाए? हाँ, ठीक। और बताएं, और क्या प्रश्न है? देखो क्या है, आप इसका मतलब आप अपने आप को ऐसा फील करते पा रहे हैं कि आप अच्छे इमोशनल तो हैं, इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रायोरिटी दें उस क्षेत्र को जहां पर कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित जुड़ा हुआ हो। कहने का दूसरे शब्दों में अर्थ है कि प्राइवेट पर्सनल इंटरेस्ट की जगह पर पब्लिक इंटरेस्ट को महत्व दें। दोनों जगह भावनाएं जुड़ी हुई, पर उसको ज़्यादा फोकस दें। एज ए सिविल सर्वेंट आप दैनिक जीवन में हो, आप अपने परिवार को या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खूब महत्व दीजिए, कोई इशू नहीं है। और वहाँ पर आपको पर्सनल इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को आपके ऊपर जाँच बिठाई जाएगी ना, तो वो पूछेंगे कि इस डिसीजन को लेने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था। तो आप साबित करोगे कि सर मेरे सामने परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे डिसीजन लेना था, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि ज़्यादा लोगों की भलाई छुपी हुई इस मामले में, फिर मैंने डिसीजन लिया। मेरा उद्देश्य कोई बुरा नहीं था, पर गलती के मतलब नुकसान तो हुआ, मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसी परिस्थिति में कैट आपको छोड़ देगा। नहीं रख सकते अगर कोई एथिकल डायलेमा की स्टेज है तो। अगर एथिकल कंसर्न है तो आप होल्ड रखो, आगे हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल आए उसके लिए। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, वो आपका इंटेंशन ही देखेंगे। भाई एक ऑफिसर हो आप, एक इंसान हो, इंसान से गलती होगी। एक डिसीजन मेकिंग परिस्थिति आप सोचो, ये जितने भी जिलों में आज बाढ़ आ रही है, जितने भी जिलों में आज लोग मर रहे हैं, क्या उसके लिए सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है क्या? ये सरकार को भी पता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, नहीं तो एक ऑफिसर क्यों मरने देता किसी को। पर उसको पता है कि एक ऑफिसर अगर मान लो लापरवाही कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, पर उसको पता है कि ऐसी परिस्थिति में सर्वोत्तम चुनाव उसके सामने यही था कि उसको बचाना ज़्यादा जरूरी था। तो इसलिए उसने उसको लगा कि कोलेटरल डैमेज हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में भाई वो सस्पेंड बस कर देता है लोगों को। कई बार जानबूझकर सस्पेंड किया जाता है जनता को शांत रखने के लिए कि भाई अच्छी कार्यवाही, सस्पेंड कुछ नहीं है। सस्पेंड से कभी मत डरना, सस्पेंशन से। सस्पेंशन का तो मजा है। आपकी क्या होगा, सस्पेंशन मतलब कुछ दिनों के लिए छुट्टी है ना, कुछ दिनों के लिए आप अनड्रेस विदाउट ड्रेस, मतलब कि जो प्रशासनिक कार्य है उसके बिना आप आराम से जाइए, हाजिरी लगाइए, आ जाइए। आधी सैलरी मिलेगी कुछ समय के लिए और कुछ समय बाद वो सैलरी वापस मिल जाती है। सस्पेंशन से मत डरना। पर कोई मत कह देना कि सर बोल रहे हैं सस्पेंड होने से मत डरना, है ना? ठीक है भाई। पर सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। सस्पेंशन ये चेक करने के लिए कि आपने जो काम किया, हो सकता है आप अगर उस पद पे बने रहे तो हो सकता है कोई और गलती कर बैठे। तो सस्पेंड यानी कि अब वो आप कार्य वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो। ठीक है? ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ बताएं 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 बताएं, आप अपने विचार रखें, बहुत अच्छे विचार रख रहे हो, ऐसा ऐसी सकारात्मक बहस होनी चाहिए। चलिए इस प्रश्न को पढ़ें, या चाहे तो लिख भी ले, अच्छा है। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। ठीक है, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। चिंतन करें, इस पे बहुत बड़ी फिलोसफी है। जो अभी इनके जो प्रश्न थे ना, उनका बहुत अच्छा समाधान मिलेगा और आपको लाइफ में दिशा मिलेगी। पहले चिंतन करें, सोच ले पहले, सोचे पहले, और सोचे, और को टाइम सोचने का टाइम दे, वरना आपकी बात सुनने लग जाएंगे सभी, है ना। सचिन, सोचते सोचते पानी भर लाओ, है ना। या फिर बोल सकता है पानी भरते भरते सोचते रहना। हाँ, ईयर मैंने याद नहीं कर पा रहा हूँ, आगे तो 2000 था, पीछे का पता नहीं है ना, लगा देना। याद नहीं आ रहा यार ईयर, है ना। मैं ईयर क्या, मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों की, ईयर क्या याद रहेंगे मुझे, पता नहीं कौन सी बीमारी है, मुझे कोई उपाय बताना इसका, है ना। बादाम, फोबिया है, बादाम है, हाँ हाँ, बहुत शानदार, ये भी है। और पर ये भी कानूनी रूप से हो सकता है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो भी हो सकता है। हाँ बताएं। चलिए, अब सोच लिया सभी ने, अब सुनना सभी के विचारों को ध्यान से। हाँ बताएं। ओके ओके ओके, यस यस, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, है ना। ये वाला जो आपका है यहाँ से लिंक हो गए, ठीक है। और अपने विचार रखें, बाकी रखें, रखें, कौन रखेगा अपने विचार, बताइए। यहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलें। मैं यही चेक करने आया था कि पीछे आवाज़ जाती है नहीं जाती है, पीछे वालों को ऐसा लगता है आगे वाले कथा कर रहे हैं। जोर से बोले ना। हाँ हाँ, ये आवाज़ है, बताओ। हाँ बिल्कुल, ये भी है। और बताएं। मुझे नहीं, सबको बताएं यार। कोने में आ गया तो साइड से बता रहे, स्टाइल से गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत करके आगे बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके विचार ही बनेंगे कल आपका व्यवहार, वो व्यवहार ही धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व को दर्शाएगा, मतलब आपकी पर्सनालिटी को बताएगा।
हाँ अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ किसी भी हाल में फायरिंग नहीं करना है, लेकिन ओके सिचुएशन ऐसी बन रही है कि उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की है अधिकारियों ने, जो वहाँ पे टीम फोर्स लगी हुई है। हाँ अब उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर स्वीकार किया कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये फायरिंग की। उन्होंने अपने सार्थपूर्वक अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ और बिल्कुल इस चीज़ की जवाबदेही उन्होंने अपने ऊपरी अधिकारियों से दी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही थी कि जिसकी वजह से मुझे फायरिंग करनी पड़ी। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्ट करने के साथ उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी कीमत हो, मतलब किसी भी हाल में आगे से मुझसे ये चीज़ गलती नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और दूसरे तरीकों से इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आगे जो ऐसी सिचुएशन बनती है वो ना बन पाए। ओके तो उन्होंने उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता के साथ अपने गलती को स्वीकार की, ठीक उसको सुधार करने के लिए अपने आप को ठीक खड़ा भी किया कि हाँ। चलिए ओके मेरे चारों डायलॉग बोल दिए उन्होंने ना। हाँ आगे बोले। हाँ आगे ये भी हो सकता है, कई बार जब आपसे सारा जो हो चुका है, गलती हो चुकी है, जब आप स्वीकार करते हैं, हर आदमी गलती स्वीकार करना भी बहुत बड़ी साहस का काम होता है, क्योंकि उससे आपका क्रिटिसाइज भी हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है साहस सही बता रहे हो आप। साहस ये हर किसी में नहीं होता। बताओ बताओ। स्वीकार करने का साहस भी, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म होगा, उसका आपको झेलना जरूर पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा हम इसलिए इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि अब जान बैठ गई तो हमें मानना ही पड़ेगा। जब तक क्योंकि हम ऊपरी तौर पर स्वीकार कर रहे होते हैं या एक्सटर्नल तौर से कई बार हमें स्वीकार करना पड़ता है, जब तक हम उससे आपस में प्रॉब्लम का एक्चुअली में तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसमें सुधार एक्चुअली में नहीं करना चाहते, उसको लिखना नहीं रखते। ओके स्टेप वन होगा स्वीकार करना। ओके ठीक है। हाँ देवेंद्र। यहाँ जो एक्सेप्ट की बात हमने, जैसे हमारे द्वारा कोई अनुचित या कोई गलती हो जाती है, तो जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम उसको ले रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेस की ओर नहीं जा पाएंगे। तो हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको गलती को एक्सेप्ट करें और उससे निकल कर हम आगे सक्सेस नहीं, उससे निकल के हम उस काम को पूरा करें। ठीक बार बार इसी डायलॉग को बोल रहे हैं सारे। इसको मिटा देता हूँ ये इस दोनों के बीच में कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। हाँ सर एक तो मतलब इन लोगों के साथ मतलब नजरिया होता है कि ऐसी कोई भी गलती है तो उसको देखने का नजरिया कि अगर मेरे से गलती हुई है तो उसमें मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या ऐसी क्या चीजें कर सकता हूँ कि आगे मेरे से ये गलती ना हो, फिर से मैं ना दोहराऊं। तो वो आपकी एक सक्सेस की मतलब आपने पैगाम जाना कि फिर से सिचुएशन बन गई तो मैं ये चीज करूँगा तो ये इसका रिजल्ट होगा। आपको एक रिजल्ट तो पता ही रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले गलती दोहरा चुकी तो वो ना दोहराया जाए तो आपका एक सक्सेस होगा कि आपने एक नजरिया बनाया कि मैंने इस गलती से ये सीखा है तो आगे जाके मैं ये गलती ना करूँ। वो एक्सेप्ट करा कि नहीं मेरे से गलती हुई थी और अब मैं ये ना करूँ, आपको सक्सेस दे। ठीक है ये भी है। हाँ एक मिनट। हाँ सर अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं और अगर उसके पक्ष में अगर उचित तर्क देते हैं सामने वाले को सही लगे, भले ही वो सही मतलब मेरे लिए सही होना हो, मैंने गलती की है जानबूझ के भी, अगर हम सामने वाले को समझा पाए तो ये हम मतलब ये कहेंगे कि वो हमको तो गलत हमको दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हम तर्क दे देंगे और मतलब उनके सामने हम ये कह दें कि सर गलती तो हुई है, आगे से ऐसी गलती हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ठीक आप एक ही सब्जेक्ट पे मत घूमें, अपने विचारों को खोलें और खोलें। हाँ बताओ। जोर से बोले हैं ना, जय माता दी नहीं बोलना पर जोर से बोले, आवाज आए। बोले जोर से, आवाज आए आपकी। ओके ओके हाँ बताओ। हाँ बहुत शानदार। हाँ और आप सक्सेस हुए मतलब उस काम में, मतलब पेपर की नहीं कह रहा मैं, पेपर की पता नहीं कर रहा आपका जो भी रहा हो रिजल्ट, पर आप उस वहाँ तक पहुँचने में सफल रहे। हाँ सक्सेस हुई मतलब आपको। हाँ
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मतलब हंड्रेड थाउजेंड ऑफ उनके एक्सपेरिमेंट हर बार फेल हो गए थे, तो उन्हें कोई आकर के बोल रहे थे कि क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपके कितने सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, आपने क्या साइंटिस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूँ कि सारे मेरे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, बट मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मुझे थाउजेंड तरीके पता चले कि किससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम यूज करूँ, ये मैं चेक ना करूँ। बिल्कुल, ये भी स्वीकारोक्ति का साहस है। हाँ। जब फोकस सक्सेस पे करना चाहिए, हम्म। जब हम सक्सेस की तरफ देखेंगे, हाँ। हम सक्सेस हो क्यों नहीं पा रहे हैं, हाँ। उसको कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है हाँ। फेस करने पे, देन उसको इम्प्रूव करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद साहस पे जाएंगे। करना पड़ेगा। हाँ हाँ। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप सभी लोग बहुत अच्छा, आप लोगों ने सबने आंसर किया, कोई का आंसर गलत नहीं, सबके अपने अपने एक विचार हैं और आपने इसके अकॉर्डिंग देने का प्रयास किया है ना। बीच में मैंने वो 2 शब्द डाल दिए थे, उसको भी घुसा दिया, अच्छी बात है, नहीं भी बताते तो अलग से उसके अलावा आप बता सकते थे। भटकना नहीं है कि अगल बगल में कुछ और दिया हुआ है तो उस पर नहीं जाना है। मैंने वो अलग कॉन्सेप्ट बता रहा था पर सभी ने उस पर घुसा दिया है ना। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग, हालांकि कुछ लोगों ने उसको एकदम कोरिलेट किया, मतलब कि जिसको बोलते हैं हम लोग तारतम्यता, है ना, वो बना रहा, फ्लो बना रहा। तो अगर फ्लो बना हुआ है आपका, उस चीज़ का प्रयोग कर। लेकिन कुछ लोगों ने एकदम ऐसा लगा कि जैसे गाल, लिपस्टिक गाल की जगह यहाँ की जगह यहाँ लग गई हो, ऐसा रहा। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो वो मत करें, मतलब कि अनावश्यक रूप से डिजाइनिंग ना करें। मैं इस घटना से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी अगर आप आंसर राइटिंग करें, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा आप अनावश्यक रूप से सजावट ना करें कि किसी ने बोला है कि इसमें डायग्राम बना दे तो अनावश्यक रूप से डायग्राम ना घुसेड़े, अनावश्यक रूप से उसमें फ्लो चार्ट ना बनाएं, जबरदस्ती उसमें अगर परिभाषा पूछ रहे हैं तो उसको पैराग्राफ में लिखे, की पॉइंट में ना लिखे। इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। कहने का मतलब ये है कि आप उसकी विंडो ड्रेसिंग करो, पर उसकी विंडो ड्रेसिंग करने के लिए आपको इतना ही आना चाहिए जिसमें उसकी सुंदरता में 4 चांद लगे, एकदम बदसूरत ना हो जाए। जैसे मान लो कोई एक सुंदर लड़की है, अब वो क्या करे कि थोड़ा सा मेकअप वगैरह हल्का फुल्का कर ले तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो नेचुरल सुंदर है। पर अगर उस लड़की, अगर वो ज़्यादा अपने मेकअप लगा ले या ज़्यादा चेहरे पे ज़्यादा चिपड़ ले एक्स्ट्रा, तो वो क्या सुंदर लगेगी, ज़्यादा बदसूरत लगेगी। तो हमें इसी कला को ध्यान में रखना है कि वो आपके द्वारा इनपुट किया गया, चाहे वो डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो या पैराग्राफ हो, की पॉइंट हो, है ना, ट्री चार्ट हो, कोई सा भी चार्ट हो, वो अगर उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, मतलब कि उसमें अगर वो एड ऑन हो रहा है तो ही उसमें डालें। ये ना कहें कि उसने कहा था कि फ्लो चार्ट का प्रयोग करें इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भी मैंने 2-3 दिनों में जिनकी कॉपी चेक करी थी उनको सलाह भी दी थी, है ना। तो उसका ध्यान रखना है, अनावश्यक रूप से सजावट ना करें। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है डीएसपी पीएस परस्ते, पुन्नू सिंह परस्ते, जो कि डीएसपी रह चुके हैं। 2019 में डीएसपी के पद पर, अब तो शायद एसपी बन गए हो। तो उस व्यक्ति ने कही है कि एक आंसर राइटिंग लिखना एक कला है। जिस प्रकार से आप भोजन को परोसते हो, तो परोसना भी एक कला है, भोजन परोसना भी, बनाना नहीं, परोसना भी एक कला है। तो अगर आप भोजन को अच्छे से परोसते हो, उसी प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन, आपका आंसर का ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास शब्द, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था उस समय पे, उसका मान लो कि आपको हलवा बनाना नहीं आता साहब, आपने जैसे तैसे सूजी का, क्या बोलते, सूजी बोलते हैं ना, सूजी का हलवा बना लिया, पर आपने 2 व्यक्ति ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने मेहमान के सामने सूजी का हलवा बनाया, उसको आता बड़ा शानदार है, सारी वो बनाई उसने, जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं, जितनी भी रेसिपी उसमें लगती है, उसने फॉलो किया और उसको हलवे को बना करके ले जा करके उठा करके कढ़ाई में से उसके मेहमान के सामने डाल दिया, ले खा ले। तो भले उसने बनाया बड़ा सुंदर है, स्वादिष्ट है, पर मेहमान के ऊपर कैसा वो इफेक्ट जाएगा, नेगेटिव। एक व्यक्ति है जिसको हलवा उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता, थोड़ा एवरेज टाइप का बनाया, पर उसने बढ़िया उसको प्लेट में परोसा, 2-4 पत्तियां डाल दी, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, कुछ गिरी उरी सब डाल करके एकदम उसका कतलियां भी बनाई, तो टुकड़े अलग एकदम काट करके और स्टाइलिश रूप में सजा करके रखा मेहमान के सामने। मेहमान भले उसको पता है कि बेकार लगने वाला है, पर मुंह में देखकर पानी आ गया। ऐसे ही सामने वाला जो प्रश्न को चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला है, वो भी आपके सामने ऐसा ही रहेगा। आपने प्रेजेंटेशन शानदार दिया, आपको पता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, ये वो आता है ना डायलॉग, ये मेरे को पता है कंटेंट नहीं है, उसको है ना, वो कॉपी को